हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आए हैं और वो सेशन किसका है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस संडे को हम निश्चित तौर पर संडे को मतलब कि ये जो आज संडे है उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपसे बोला था कि इस संडे को हम निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो आज हम डेफिनेटली साथ में हैं और हम बच्चों बात करेंगे इस डी एंड एफ ब्लॉक की। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने का प्रयास करेंगे और फिनिश तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम इस पे कुछ क्वेश्चंस की चर्चा भी करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता दूं। देखो एक दो चीजें याद रखो। नियम, इस क्लास का दो चीजों का नियम है। देखो नियम क्या, पहला, अभी मैं आपको पढ़ाना चालू करूंगा। ठीक है, आपको मैं पढ़ाना चालू करूंगा बेटा। आपको अभी 11 बजे स्टार्ट किया हमने, 11 AM पे स्टार्ट किया। ठीक है, आपको बेटा 11 AM से 12:35 तक आपको मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। 1 बजे तक क्लास है ना हमारी, 1 PM तक क्लास है। आपको बेटा 12:35 तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि आप संडे को आए हो, संडे को आप क्लास ले रहे हो। संडे नहीं बिगाड़ना आपको। संडे क्या नहीं बिगाड़ना, मतलब कि क्वेश्चन पूछते जाओगे फिर मैं जवाब देता, ऐसा नहीं। हम 12:35 तक तो बिल्कुल पढ़ाई करेंगे, प्योरली पढ़ाई। देखो मैं बच्चों बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि हमारा सिलेबस जल्दी आगे बढ़े। आप क्या बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना, उससे हमारा जो रिदम होता है ना पढ़ने का वो बिगड़ जाता है। तो आज हम इस पूरे टाइम को एफिशिएंटली यूज करेंगे। ठीक है, पूरा सुनना है, केवल स्टार्टिंग का ये जो 1 घंटा 35 मिनट है वो केवल सुनो समझो, जितना भी समझ में आता है। मान लो मैंने 10 बातें बताई, 10 में से मान लो 6 बातें ही समझ में आई, कोई बात नहीं, 6 बातें सुनो। जो 4 बातें समझ में नहीं आई तो दूसरा बिंदु, जितनी बातें समझ में ना आए, समझ में नहीं आए, उन्हें क्या करना है, उन्हें लास्ट के 12:35 के बाद में आपको पूछना है। रजिस्टर में नोट करके रख लो। आपको जो चीज समझ में नहीं आती उसको रजिस्टर में नोट करके रख लो। उसको आपको जो चीज समझ में ना आए उसको रजिस्टर में नोट करके रख लो। उसको 12:35 के बाद में यहां मेरे सामने परोसना आपको। नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी, नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी। और बच्चों एक बात ध्यान रखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। 10 बताई, 10 और 10 समझ में आएंगी, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको जितना बोलता हूं मैं, जितना बताता हूं उतना ही समझना है, उतना ही सुनना है। एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको मैंने बोला कि बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, याद कर लो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में तो बस वही आएगा भाई, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आएगा। जो मैंने बोला आपको बस वो याद रखना है और आगे बढ़ जाओ। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि सर इसका ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। अगर एग्जाम में किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा क्यों है ये पूछा जाना होगा तो वो मैं बताऊंगा। आप क्यों परेशान होते हो, आप किसी क्वेश्चन के लिए परेशान क्यों होते हो, आप क्यों परेशान होते हो कि सर इसका ऐसा क्यों है। अरे आपको क्या मतलब है, आप तो बस उतना ध्यान रखो जितना कि हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ऐसा क्यों है ये पूछना होगा एग्जाम को, तो वो मैं बताऊंगा यार ऐसा क्यों होता है। आप तो बस सुनते जाओ, जितना समझाया उतना ध्यान रखो। ठीक है, तो बस ये कुछ नियम है बेटा, ये नियमों को ध्यान रखें। ठीक है, स्पष्ट। इसका भी फोटो खींच लो, ये भी नोट्स का पार्ट है, ये भी नोट्स का पार्ट है। ठीक है, इसका फोटो खींच लो, नोट्स का पार्ट है ये। ठीक है, अब सुनो, अब आएगा सबसे पहला क्वेश्चन। ये तो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी कैसे याद करते हैं वो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक कैसे याद करते हैं। चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, देखो डी ब्लॉक के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो बता रहा हूं बेटा उतना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं जितना बताया उतना ही पढ़ना। चलो, डी ब्लॉक के तत्वों को
डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है। ठीक है, या इसकी जगह और क्या क्वेश्चन आ सकता है, या डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा बताएं। ठीक है, ये दो तरह के प्रश्न आपको, दोनों का आंसर समान है, चाहे प्रश्न ऐसे है चाहे प्रश्न ऐसे है, दोनों का आंसर क्या बेटा, समान। अब पूरा ध्यान यहां लगाना है। ठीक है, चलो उत्तर, ठीक है, उत्तर क्या लिखना है। ठीक है, तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। ठीक है, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, सुनना है। ठीक है, विचलित होकर के मैसेज नहीं चिपकाना। ठीक है, अब मैंने बोला ना 35 मिनट तक तो मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको 35 मिनट तक, 12:35 तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इधर देखो, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण कोई भी एक उदाहरण, जैसे कि मान लो स्कैंडियम। क्या बेटा, स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का विन्यास क्या है बेटा, आर्गन, बताया था ना कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे मैंने आपको, कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा थे। स्कैंडियम का विन्यास मैंने क्या लिखवाया था, 4s2, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो डी उपकोश में प्रवेश कर रहा है, और किस कोश के, उपांत्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश कर रहा है। तो अब सुनना है और समझना है। देखो अंतिम कोश कौन सा है बेटा, अंतिम कोश यहां पे कौन सा है, तो अंतिम कोश यहां पे है चौथा। ये 4 जो लिखा है ये अंतिम कोश है, 4, तो ये 4 क्या है, अंतिम कोश। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 4। लेकिन उपांत्य कोश का मतलब होता है अंतिम कोश से ठीक पहले वाला। तो ये जो 3 लिखा हुआ बेटा, ये 3 होता है आपका n-1। n का मान 4 है, देखो n का मान 4, तो n-1 मतलब कि क्या, 3। तो ये होता है उपांत्य कोश। क्या होता है बेटा, उपांत्य कोश। कौन सा है, 3। n का मान 4, तो n-1 का मान 3। उपांत्य कोश मतलब कि अंतिम कोश या बाहरी कोश के ठीक पहले वाला। ठीक है, तो अंतिम कोश कौन सा, चौथा, चौथे से ठीक पहले वाला कौन सा, तीसरा। तो तीसरा मतलब कि उपांत्य कोश। इस उपांत्य कोश के कौन से उपकोश में प्रवेश करता है, उपांत्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। कोई भी देख लो, जैसे टाइटेनियम देखो बेटा, टाइटेनियम का विन्यास क्या है, आर्गन, 4s के अंदर 2 जाते हैं, 4 मतलब कि अंतिम कोश, चौथा मतलब कि अंतिम कोश, और चौथे से पहला, अंतिम कोश से ठीक पहला कौन सा होता है, 3। तो अंतिम कोश से ठीक पहले वाला तीसरा कोश, और तीसरे कोश के डी उपकोश में, उपांत्य कोश के डी उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इसीलिए बेटा ये क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। ये हो जाएगी परिभाषा। इसका फोटो खींच लो फटाफट, जल्दी से फोटो खींच लो। फिर बोल रहा
फिर बोल रहा हूं, जितना बताया उतना ही सुनना है, उतना ही समझना और उतना ही एग्जाम में लिख करके आना है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें फालतू चीजों के लिए दिमाग नहीं दिया। हमारा दिमाग जो है बच्चों उसका सदुपयोग करना है ना, दुरुपयोग नहीं करना है ना। दो चीजें होती है, एक तो सदुपयोग करना, एक दुरुपयोग करना। चलो फोटो खींच लिया होगा मेरे ख्याल से, फोटो खींच लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बोर्ड में आने वाला अगला क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने वाला अगला क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के बाद में उस पर आधारित क्वेश्चन क्या क्या होंगे, ठीक है, उन पे हम चर्चा करें। चलो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका उत्तर। क्या आ जाएगा? उत्तर। ठीक है, चलो संक्रमण तत्व की हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा। ठीक है, चलो पहले परिभाषा लिखेंगे फिर हम उसको समझेंगे। चलिए नोट कर ले इसको। ठीक है, चलो अब समझेंगे बेटा। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होता है, इधर देखना है। तत्व जिनकी मूल अवस्था, तत्व जिनकी मूल अवस्था या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है, तत्व जिनकी मूल अवस्था या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण, क्या? अपूर्ण, अपूर्ण होता है, क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें, अभी हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, डी उपकोष का पूर्ण, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक हिंट दे देता हूं। अगर मैं कहीं लिखता हूं डी उपकोष पूर्ण होना, डी उपकोष पूर्ण होने का मतलब विन्यास क्या? D10। डी उपकोष पूर्ण कब होता है बेटा? जब विन्यास क्या होता है? D10, है ना। डी उपकोष पूर्ण कब होता है? जब विन्यास होता है D10। यदि किसी तत्व का डी उपकोष पूर्ण है, समझ जाना पूर्ण मतलब कि उसका D10 विन्यास है। क्या है? D10 विन्यास। मैंने यहां पे क्या लिखा है? डी उपकोष क्या हो? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब ये हुआ D10 के अलावा जो भी विन्यास होगा वो सारा क्या होगा? अपूर्ण। मतलब कि अपूर्ण का मतलब हम क्या लिखेंगे? D1, D2, D3, D4 ऐसा चलता जाएगा। कहने का मतलब D10 को छोड़ करके बाकी जितने भी विन्यास है वो सारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सब समझा रहा हूं, सब कुछ समझाऊंगा। मूल अवस्था का मतलब क्या है? मूल अवस्था क्या होता है ये भी समझाऊंगा। किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या, ये भी समझाऊंगा। ठीक है, दोनों बातें एक एक करके देखेंगे। और अपूर्ण का मतलब तो बेटा मैंने आपको समझा ही दिया। पूर्ण का मतलब है डी में 10 इलेक्ट्रॉन, अपूर्ण का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D1 से D9 तक अगर आपको विन्यास दिख रहा है मतलब कि वो क्या है? अपूर्ण है।
क्या है बेटा, अपूर्ण है। ठीक है, चलो अब आते हैं जैसे कि उदाहरण, जैसे उदाहरण पे आते हैं। देखो मैं एक बढ़िया उदाहरण लेता हूं, जिंक। ठीक है, मैं सबसे बढ़िया उदाहरण लेता हूं जिंक का। देखो जिंक का यदि विन्यास देखें आप, ये जिंक क्या है, ये जिंक की मूल अवस्था है। सर मूल अवस्था का मतलब क्या, मूल अवस्था का मतलब जिंक पर किसी प्रकार का कोई आवेश ना हो। तो आप यहां लिख सकते हो साइड में, मूल अवस्था का मतलब कोई आवेश ना हो। मूल अवस्था का मतलब बेटा क्या, कोई आवेश ना हो। यदि जिंक पर कोई आवेश ना है तो ये क्या कहलाएगा, इसकी मूल अवस्था में विन्यास। चलो मूल अवस्था में विन्यास क्या होता है, आपको पता है जिंक का विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d10 4s2, आर्गन 3d10 4s2। बच्चों मैंने कल भी ये बात बोली, मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने चाहिए। कम से कम आपको 3D श्रृंखला, 3D श्रृंखला मतलब क्या, स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक, इनके विन्यास तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर नहीं आते विन्यास लिखना, तो मैंने कल भी बोला था, उससे पहले पी ब्लॉक जब पढ़ाया था तब भी बोला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बच्चा आपको 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 क्वांटम संख्या पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। उसके बाद में वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो दे रखा है, उसको पढ़ ले बेटा, क्योंकि उसके बिना हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो ध्यान रखें, जिंक का मूल अवस्था में विन्यास ही होता है। चलो अब यहां पे क्या लिखा हो, देखो यहां क्या लिखा हो, देखो तत्व जिनकी मूल अवस्था, अभी ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़ दो, अभी ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़ दो, तत्व जिनकी मूल अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण होता है। क्या जिंक की मूल अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण है? अपूर्ण का मतलब D1 से D9 तक ही होता है। यहां पे D में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। यदि D में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या कहलाता है बेटा, पूर्ण। क्या कहलाता है, पूर्ण। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण विन्यास। क्या है, पूर्ण विन्यास। चलो इसका मतलब ये अपनी मूल अवस्था में तो पूर्ण भरा हुआ डी उपकोष दिखा रहा है। मतलब कि यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका डी उपकोष पूरा भरा हुआ है। अपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पूर्ण। इसका मतलब जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। चलो जिंक का मैं बेटा +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखता हूं। देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, यदि जिंक की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाएंगे तो विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो जिंक में से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिंक के बाहरी कोश में, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दो, तो निकाल दिया तो विन्यास क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब देखो अभी भी डी उपकोष क्या है बेटा, पूर्ण है। क्या है, पूर्ण है। इसका मतलब जिंक की मूल अवस्था या उसकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष क्या है, पूर्ण भरा हुआ है। इसका मतलब जिंक जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है। जिंक संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इसका डी उपकोष जो पूरा भरा हुआ है। स्पष्ट। चलो अब बात करेंगे दूसरे की, दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण, मान लो मैंने स्कैंडियम लिखा, अभी मैंने लिखा था ना स्कैंडियम। स्कैंडियम का विन्यास क्या है बेटा, आर्गन 3d1 4s2। अभी देखो स्कैंडियम पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, स्कैंडियम पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ये स्कैंडियम की क्या है, मूल अवस्था। मूल अवस्था का मतलब कोई आवेश न होना, स्कैंडियम पे कोई आवेश नहीं है। जब स्कैंडियम पे कोई आवेश नहीं है, ये अपनी मूल अवस्था में, तो देखो यहां जो ये डी उपकोष है ये क्या है, अपूर्ण है बेटा। क्या है, अपूर्ण है।
डी उपकोष यहाँ क्या है, अपूर्ण, और अपूर्ण है तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। क्लियर। इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से यदि स्कैंडियम की मैं, ठीक है, यदि स्कैंडियम की मैं ऑक्सीकरण अवस्था लिखता हूं, देखो, ठीक है, अपूर्ण है। अब मान लो मैंने स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी, जैसे मान लो स्कैंडियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है बेटा +3, +3 के अंदर इसका विन्यास होता है आर्गन, स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन ये दो और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो क्या हो जाएगा 3d0 4s0। अभी भी डी उपकोष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अपूर्ण बोलोगे, पूर्ण तो नहीं है, पूर्ण तो नहीं है। इसका मतलब स्कैंडियम क्या हो गया, संक्रमण तत्व हो गया। क्या हो गया बेटा, स्कैंडियम संक्रमण तत्व हो गया। तो संक्रमण तत्व का मतलब तत्व जो अपनी मूल अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष को अपूर्ण रखता है। जिंक जो है वो पूर्ण रखता है, इसीलिए संक्रमण तत्व नहीं है। और स्कैंडियम जो है ये मूल अवस्था में भी अपूर्ण है, साथ ही साथ ऑक्सीकरण अवस्था में भी अपूर्ण है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व हो जाएगा। नोट कर ले, जल्दी से नोट कर ले बेटा, ठीक है बच्चों। पूरी डी ब्लॉक वाले सारणी में जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों ही बेटा संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके डी उपकोष पूरी तरह से भरे हुए। नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट कर लो, ठीक है। चल इसको नोट कर ले फटाफट। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक गुणधर्म। तो आप ध्यान रखें बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। बाकी डी ब्लॉक के जितने भी धातु या उनके जो धातु आयन जो भी बनते हैं वो संक्रमण तत्व की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाली परिभाषा फिट बैठती है, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये नोट कर लो फटाफट। चलिए अब आते हैं बच्चों अगला, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या, भौतिक गुणधर्म। चलो भौतिक गुणधर्म में भी हम देखेंगे इसमें प्रश्न क्या आता है बोर्ड के अंदर। हम अब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। चलो बोर्ड में इस पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में प्रश्न इस पे एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में इस पे, डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक अति उच्च होते हैं, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, डी ब्लॉक के गलनांक व क्वथनांक अति उच्च होते हैं, क्यों। बच्चों आपको ध्यान होगा लोहा जो होता है, इस लोहे का गलनांक होता है बेटा 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 1525 के आसपास होता है, 1525 से 1535 के बीच में कुछ होता है। लोहे का गलनांक जो होता है बेटा वो 1500 डिग्री सेल्सियस। सोचो 100 डिग्री का मतलब तो अपने आप में पानी का उबलना, 100 डिग्री वाले उबलते हुए पानी में यदि आप अपना हाथ डाल दें तो सोचो क्या हाल होगा। सोचो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला जो उबलता हुआ पानी है, उस पानी के अंदर यदि अपना हाथ डाल दें आप तो आपको कैसा महसूस होगा। सोचो ये 100 डिग्री नहीं है, ये उसका 15 गुना है, 1500 डिग्री है। इतना ज्यादा ताप होता है, लोहे को पिघलाने के लिए आवश्यक ताप इतना ज्यादा है। तो ये तो मैंने एक लोहा बताया, ऐसे ही जितने भी डी ब्लॉक के धातु हैं उन सभी के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, अति उच्च होते हैं।
क्या होते हैं? अति उच्च। तो इसका हमको क्या लिखना है यहाँ पे? कारण। क्या लिखना है बेटा? कारण लिखना है। ठीक है, चल लिखो इसको, क्वेश्चन को नोट करो। देखो बेटा, गलनांक और क्वथनांक ये दोनों निर्भर करते हैं बेटा धात्विक बंध पे। किस पे निर्भर करते हैं? धात्विक बंध पे। और धात्विक बंध निर्भर करता है बेटा NS तथा N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उन डी ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? NS में। जैसे मैंने बताया ना बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया, समझो। जैसे मान लो मैंने लिखा क्रोमियम, क्रोमियम लिखा, ठीक है। अब क्रोमियम में आप नोट कीजिए यहाँ पे विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d5 4s1। आर्गन का विन्यास ये है, ठीक है। यहाँ पे NS का मतलब क्या है बेटा? NS का मतलब है 4s। NS का मतलब क्या? 4s। और N-1D, N-1D का मतलब क्या है बेटा? N-1D का मतलब है 3D। क्या है? 3D। तो ये भाई साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि इस 4s और 3D इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 + 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे जितनी ज्यादा होगी उतना ही धातुओं के बीच में बंध मजबूत होगा, और बंध जितना मजबूत होगा उतने ही गलनांक क्वथनांक ज्यादा होंगे। डी ब्लॉक के धातुओं के गलनांक क्वथनांक क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश 4s में प्रवेश करता है और साथ ही साथ 3D में प्रवेश करता है। NS में और N-1D में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी भी होगी उन संख्या के आधार पर धात्विक बंध भी ज्यादा होंगे, और धात्विक बंध ज्यादा है तो गलनांक क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। एस ब्लॉक में क्या है? एस ब्लॉक के अंदर एस ब्लॉक के तत्व याद करो बेटा। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्वों में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहां पे एस उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पे एस उपकोष में भी और डी में भी, यहां पे धात्विक बंध का जो निर्माण होता है उसमें एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, साथ ही साथ डी उपकोष के N-1D के भी भाग लेते हैं। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन यहां भाग लेते हैं, NS के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसके आधार पर धात्विक बंध बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। जितनी ज्यादा संख्या उतने ही धात्विक बंध मजबूत, और धात्विक बंध मजबूत तो गलनांक क्वथनांक भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ पे एक, NS में कितना है? NS मतलब 4s में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। और N-1D में कितना है बेटा? N-1D मतलब कि 3D, 3D में कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे NS 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और N-1D 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। ये NS और N-1D 4s और 3D में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही धात्विक बंध मजबूत, और धात्विक बंध मजबूत तो गलनांक क्वथनांक इनके क्या हो जाएंगे? अति उच्च हो जाएंगे। तो यहां आप उत्तर में क्या लिखेंगे? क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में धात्विक बंधों का निर्माण होता है। यह बंध NS तथा N-1
डी में उपस्थित n-1 डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं एवं यह संख्या अधिक होने से धात्विक बंध मजबूत होता है व गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, अति उच्च होते। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्योंकि डी ब्लॉक, देखो क्या लिखा है, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों में धात्विक बंधों का निर्माण होता है। डी ब्लॉक तत्वों में किसका निर्माण होता है? धात्विक बंध। धात्विक बंध बच्चों हमने ठोस अवस्था में भी पढ़ा था, बहुत मजबूत प्रकृति के बंध, धात्विक बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तथा निर्माण होता है तथा यह बंध NS और n-1 डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जितनी संख्या उसके हिसाब से धात्विक बंध बनेगा। ठीक है, एवं यह संख्या अधिक होने पर धात्विक बंध मजबूत होता है, वह गलनांक क्वथनांक बढ़ जाता है। बस ये आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, तो भौतिक गुणों पे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये गलनांक क्वथनांक बनेगा बेटा। किसका? गलनांक क्वथनांक। नोट कर लो इसको, फोटो खींच लो इसका। चलिए इसका फोटो खींच ले। चलिए अगला नेक्स्ट है संक्रमण धातुओं के परमाणविक और आयनिक आकारों में परिवर्तन। चलो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता दूं बच्चों। जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैं उनको फिर से एक बात याद दिला दूं। एक बात मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने 11 बजे क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, 11 AM से, या मान लो कोई बच्चा 11 AM पे आ चुका है लेकिन उसने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी है, क्योंकि हमारी तो आदत है ढंग से नहीं सुनने की ना। ढंग से नहीं सुनना तो हमारी आदत है ना। तो हमने तो कसम खा रखी है कि सर हमें बोलेंगे तो हम उसको ढंग से नहीं सुनेंगे। तो मैंने आपसे बात बोली थी, मैं फिर याद दिला दूं, अगर किसी ने ढंग से सुनने का प्रयास नहीं किया हो तो मैं याद दिला दूं, 11 AM से 12:35 PM तक आप मुझसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। लाइव चैट में जा करके कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। लेकिन 12:35 के बाद मैं आप लोगों के डाउट देखूंगा और आप क्या करें, इस समय के दौरान आपको जितने भी डाउट आते हैं, वैसे मेरी कोशिश रहेगी डाउट ना आए। क्यों? क्योंकि आपको उतना ही समझना है, उतना ही लिखना है एग्जाम में, उतना ही याद रखना है जितना कि मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं। मैंने यहाँ जो लिखवाया है आपको बस वही लिखना है, वही पढ़ना है, वही समझना है। इसलिए आपको डाउट आना नहीं चाहिए। अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो आप कोई बाहर का डाउट पूछो, बाहर का डाउट बिल्कुल नहीं पूछना। आपको बस जितना पढ़ाया उतना पढ़ के जाओ और 100% अंक लेकर के आओ, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया जो बता रहा हूं उनमें से टपकेगा। तो वो टपकने वाला क्वेश्चन भैया 100% अंक दिलाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। और डाउट जो भी वो 12:35 PM के बाद में आप क्या करें, अपने डाउट को नोट कर ले। जो पढ़ाया है ना बच्चों उसी में से पूछें, जो पढ़ाया उसी में से पूछें, बाहर से परेशान बिल्कुल ना हो। क्लियर? हमारे पास समय बच्चों बहुत कम है। देखो हमारे पास समय बहुत कम है, 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हुए। तो ये 15 जनवरी तक की बात बोली। इस 15 जनवरी तक आपको, क्योंकि आपके फेब में एग्जाम स्टार्ट हो, फरवरी में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है, समय हमारे पास 2 महीने का भी नहीं है। इसका मतलब हमें बच्चों कम समय के अंदर 100% अंक लाने के लिए तैयारी करनी है। तो बच्चों जितना बता रहा हूं उतना पढ़ के जाओ और मस्त रहो, ठीक है। पूरा ध्यान यहां देना है। चलो
ये अब आकार देखो, परमाणविक और आयनिक आकार। यहां पे प्रश्न क्या आता है, ठीक है, यहां प्रश्न क्या आता है, देखो यहां पे प्रश्न आता है 3D 4D 5D श्रृंखलाओं के मध्य आकार का क्रम क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। 3D 4D 5D श्रृंखलाओं के मध्य आकार का क्रम क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करें, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। चलिए, क्वेश्चन हमारे सामने है जो हमें बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, देख लो। पानी, चलिए चलिए उत्तर लिखेंगे बेटा, ठीक है, उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन देखो, 3D 4D 5D श्रृंखलाओं के मध्य आकार का क्रम क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। चलो थोड़ा सा आवर्त सारणी पे आएंगे जो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। देखो, याद करें कल वाली क्लास जिसमें मैंने आपसे बात बोली थी कि ये जो स्कैंडियम से जिंक तक ये श्रृंखला कौन सी बेटा, 3D श्रृंखला है। स्कैंडियम से जिंक तक वाली श्रृंखला कौन सी, 3D। उसके नीचे ये इट्रियम से लेकर के जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये श्रृंखला कौन सी, 4D। और उसके नीचे ये श्रृंखला कौन सी बेटा, 5D। लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इन तीनों श्रृंखलाओं में हमें ये बताना है 3D 4D 5D इनमें से किस श्रृंखला का परमाणु आकार ज्यादा है, किस श्रृंखला का परमाणु आकार कम है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। और ये चर्चा हमें एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से करनी है, वो कॉन्सेप्ट है लेंथेनाइड संकुचन। क्या है बेटा, लेंथेनाइड संकुचन। एग्जाम में दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो इन तीनों के मध्य परमाणु आकार का क्रम पूछा जा सकता है जो कि आप लेंथेनाइड संकुचन के माध्यम से बताएंगे, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। दोनों एक ही बात है, ठीक है बेटा। चलो तो ये पहले तो ये देख लो कि 3D 4D 5D श्रृंखला है क्या। मैं आपको बार बार 3D 4D 5D बोल रहा हूं, पता चला किसी को 3D नहीं पता है। कल की क्लास अटेंड की होगी ना, पता चला किसी को 3D ही नहीं पता है, पता चला किसी को 4D ही नहीं पता है, पता चला किसी को 5D नहीं पता है। तो मैं बताता हूँ, 3D मतलब कि स्कैंडियम से जिंक तक की श्रृंखला, 4D मतलब कि इट्रियम से कैडमियम तक की श्रृंखला, और 5D मतलब कि लेंथेनम, हैफनियम से लेकर के मरकरी तक की श्रृंखला। तो आपको इन तीनों के अंदर आपको परमाणु आकार का क्रम बताना, ठीक है। चलो चलो तो अब मैंने आपको दर्शन करवा दिए 3D 4D 5D के। चलो तो अब यहां पे पहले आंसर लिखेंगे। इसका आंसर, हाँ इसका आंसर होता है बेटा 3D की तुलना में 4D का आकार ज्यादा होता है, ठीक है। और 4D की तुलना में बेटा 5D का आकार जो है वो लगभग समान होता है, लगभग समान। 3D की तुलना में 4D का ज्यादा, 4D की तुलना में 5D जो है वो लगभग समान है, ठीक है। एक बार तो आंसर नोट करो, समझा रहा हूं, एक बार आंसर नोट करो, समझा रहा हूं। ठीक है, चलो चलो ये है इनके आकार का क्रम, आकार का क्रम, ठीक है बेटा, ठीक है। इनके आकार का क्रम
5D श्रृंखलाओं का आकार जो होगा, 5D श्रृंखला के जो तत्व हैं उनका आकार 4D के लगभग बराबर होता है। और 4D और 5D दोनों का आकार 3D की तुलना में ज्यादा होता है। 3D की तुलना में इन दोनों का ज्यादा, लेकिन इन दोनों का बराबर। ठीक है, पहली बात तो दिमाग में डाइजेस्ट कर ले कि यार क्रम ये होता है। दूसरी बात आती है इसका कारण। दूसरी बात क्या आती है बेटा? इसका कारण। दूसरी बात आती है इसका कारण। कारण होता है बेटा इसका लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D तथा 5D के आकार लगभग, समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, ठीक है, सुनते जाना, लगभग समान है। सुनने की क्षमता रखेंगे, सब समझ में आएगा, लगभग समान है। अब देखो, अब इधर देखना, देखो फिर आते हैं आवर्त सारणी पे। देखो फिर आ गए हम आवर्त सारणी पे। इधर देखो, आप मुझे एक बात बताइए, अभी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। इधर देखना, आप मुझे ये बात बताइए, वर्ग में नीचे जाने पर आकार क्या होता है, ये बताओ। चलो एक एक करके अभी सारे पॉइंट समझ में आएंगे। वर्ग में नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, पहले ये बताओ। वर्ग में नीचे जाने पर आकार क्या होता है? वर्ग में नीचे जाने पर आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है बेटा? वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। पहली बात, 3D की तुलना में 4D नीचे आ रहा है तो 4D का ज्यादा होना चाहिए। 4D की तुलना में 5D और नीचे आ रहा है, 5D और ज्यादा होना चाहिए। क्रम होना चाहिए ये, क्यों? क्योंकि वर्ग में नीचे जाओगे तो परमाणु आकार बढ़ता है। यहां तक तो क्रम सही है, यहां तक तो क्रम सही है, क्योंकि आप जब वर्ग में 3D की तुलना में 4D में जाओगे, वर्ग में जब नीचे जाओगे तो परमाणु आकार बढ़ना चाहिए। भैया ठीक है, परमाणु आकार बढ़ गया, लेकिन यहां पे बढ़ने की जगह 4D और 5D जो है ये लगभग बराबर हो गए। तो इसका जो कारण है, इसका कारण क्या है बेटा? लेंथेनाइड संकुचन। ये लेंथेनाइड संकुचन क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने दिखाने वाला हूं। लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही बराबर। तो 3D की तुलना में 4D का ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर तो आकार बढ़ता ही है। तो 3D की तुलना में 4D का ज्यादा होना हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। 3D की तुलना में तो 4D का ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि 3D की तुलना में 4D नीचे आ रहा है। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो ये बात हमारे लिए कोई नहीं होगी कि 3D और 4D इन दोनों 4D का ज्यादा। लेकिन हमारे लिए ये बात नहीं है कि 4D की तुलना में 5D का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? बराबर। तो इसका कारण क्या है बेटा? लेंथेनाइड संकुचन। पहले तो ये याद रखो कारण क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन। फिर अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो पहले तो कारण याद रखो। चलो कारण याद हो गया, अब आते हैं ये लेंथेनाइड संकुचन बीमारी क्या है, ठीक है।